Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MPD Arya Model School, Class 9th History, Chapter 1st, The French Revolution. इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई और उसकी सोसाइटी किस तरीके से थी और कितने में बटी हुई थी, और रेवोल्यूशन जो स्टार्ट होता है उसके जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीज़न थे वो हम हर स्पेयर से पढ़ेंगे और समझेंगे एक्चुअल में फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, क्योंकि हमें हमें वर्ल्ड हिस्ट्री समझना है तो उसके पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हम पढ़ेंगे, मॉर्निंग 14 जुलाई 1789 की बात है। सिटी ऑफ पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म, दैट मीन्स वहाँ पर एक आतंक की सिचुएशन बनी हुई थी पेरिस के अंदर 1789 में, और ये डेट आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये जो डेट बताई है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेट है जब ये स्टार्ट होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। किंग जो हैं वो कमांडेड ट्रूप टू मूव इनटू सिटीज़, यानी जो किंग हैं वो ऑर्डर देते हैं अपनी कमांडेड ट्रूप को, यानी अपनी सेना को, कि वो क्या करें, मूव करें सिटीज़ की तरफ। लेकिन ये रूमर थी, एक अफवाह थी, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, आप ये समझो। जो वहाँ पे जो ऑर्डर दिया था किंग ने अपनी आर्मी को, लोगों ने सोचा कि हम लोगों पे यानी सिटीज़न पे ऑर्डर दिया है, मतलब क्या करने के लिए, अपनी आर्मी को फायरिंग करने का ऑर्डर दिया है। ये अफवाह थी, लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर लिया। दैट मीन्स जैसे कि किंग है, उसने ये बोला था कि आप जाओ वहाँ पे जो सिचुएशन है उसको संभालना, मतलब जो इतनी ज़्यादा वहाँ पे एग्रेशन हो रहा है, लोग मतलब समझ नहीं रहे हैं और प्रोटेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप वहाँ जाके उसको मैनेज करो, ज़्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग थे सिटीज़न, उन्होंने सोचा कि हम लोगों पे अटैक करने के लिए राजा ने भेजा है अपने ट्रुप को। तो जल्दी ही 7,000 जो मैन और वुमेन है वो गैदर होते हैं, कहाँ पे, टाउन हॉल पे जो गैदर होते हैं वो इकट्ठा होते हैं। अब वो डिसाइड करते हैं कि आप अपनी एक हम मिलिशिया बनाते हैं, चलो कि हम इकट्ठा होकर क्या बनाएंगे, अपना एक सेना बना लेते हैं। और जो ये, क्योंकि अब जो राजा अपनी आर्मी को भेज रहा है हम लोगों पर अटैक करने के लिए, हम क्या करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। पीपल्स मिलिशिया यानी अपनी एक जन सेना बनाना, जो कि प्रोफेशनल नहीं है लेकिन अपनी एक सेना बना रहे हैं वो। और वो किस क्या करते हैं फिर, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को ब्लॉक करते हैं, तोड़ते हैं। और क्यों? क्योंकि उसमें सर्च करते हैं कि वहाँ पे हथियार मिलेंगे। इस आशा में वो क्या करते हैं, वहाँ से जो उनका ये ग्रुप होता है निकलते हैं मार्चिंग करते हुए ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी के जो ईस्ट वाले पार्ट हैं वहाँ से निकलते हैं। वहाँ पर एक किला है बास्टिल, जहाँ पे वो राजा अपने जो कैदी हैं उनको रखता है। अब ये इस आशा में जाते हैं वहाँ पे कि हमें क्या मिलेंगे, वहाँ पे गोला बारूद मिलेगा, यानी हॉर्डेड एम्यूनेशन, यानी वहाँ पे हमें हथियार मिल सकते हैं, गोला बारूद मिल सकता है। तो ये उस सर्च में, उसकी करने की सर्च में बास्टिल के किले में जाते हैं। वहाँ पे फाइटिंग करते हुए वहाँ का कमांडर जो है बास्टिल का, वो मारा जाता है। और ये जो लोग होते हैं वहाँ के कैदी को रिलीज़ करा लेते हैं। कितने थे कैदी? 7। अब जो ये बास्टिल का किला है, लोग इससे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट से नफरत करते हो या सरकार से नफरत करते हो तो उसकी चीज़ों से भी नफरत करोगे। तो यहाँ पे जो ये किला था वो किसका सिंबल था? डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग, यानी ये राजा की एक निरंकुश शक्ति का एक सिंबल है, जिसे हमें क्या करना है, ख़त्म करना है। तो ये क्या करते हैं, फोर्ट्रेस को डिमोलिश कर देते हैं, किले को गिरा देते हैं, और वहाँ के जो स्टोन फ्रेगमेंट्स होते हैं, कीमती पत्थर, उनको मार्केट में सेल कर देते हैं। और जो उन वो लोग खरीदते हैं इसको, जो चाहते हैं एज अ सोवेनियर हम इस डिस्ट्रक्शन को रखें, यानी संभाल के रखें कि ये एक विनाश की का सिंबल है, यानी निशानी है। सोवेनियर मीन्स निशानी। तो राजा की जो बिल्डिंग गिराई है ये एक डिस्ट्रक्शन का सिंबल, एज अ सोवेनियर वो अपने पास जो रखना चाहते हैं उन लोगों को ये फ्रेगमेंट बेच दिए गए। अब ऐसे ही कई दिनों तक ये चीज़ें देखने को मिली, राइटिंग देखने को मिली, पेरिस में भी और कंट्री के बाहर भी, गांव के इलाके में भी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे ब्रेड के। क्यों बढ़ गए थे वो भी इन डिटेल में हम स्टूडेंट पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपके फर्स्ट पेज में सिर्फ एक इंडिकेशन दे रखा है, लेकिन इन डिटेल जो
सारे टॉपिक हैं वो हम रिलेट करेंगे और आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चलेगा। अब जब हिस्टोरियंस हैं वो इस टाइम को देख रहे हैं कि एक स्टार्टिंग है ऐसे इवेंट्स की जहाँ पे एक राजा है फ्रांस का जो कि उस पोजीशन पे पहुंच जाता है, फांसी की पोजीशन तक पहुंचाने में अब ये इवेंट्स की स्टार्टिंग हो चुकी है, एग्जीक्यूशन पे पहुंचा देती है। ये जो इवेंट्स अब स्टार्ट हो चुके हैं, अब कुछ लोगों को ये उम्मीद भी नहीं थी, यानी आशा भी नहीं थी, एंटिसिपेट भी नहीं था कि भाई ऐसा रिजल्ट आ सकता है, लेकिन ये कैसे होता है और क्यों होता है वो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक टॉपिक के अंदर, जिससे कि आप समझ सके फ्रांस की क्रांति जो हुई है एक्चुअली में उसके रीज़न क्या थे। सबसे पहले स्टूडेंट फर्स्ट हम टॉपिक में समझेंगे फ्रांस सोसाइटी, जो 18th सेंचुरी की सोसाइटी थी। अब जो ये आप पीरियड देख रहे हैं 18th सेंचुरी, पहले आप इसको समझ लीजिए, दैट मीन्स 1700 से लेकर जो हम 1790 तक का पीरियड पढ़ेंगे वो कहलाता है 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी से पहले वाला पीरियड। तो हम पढ़ेंगे वहाँ पे सोसाइटी कैसे थी। वहाँ पे सोसाइटी जैसे कि एक समाज होता है, बटा होता है किसी न किसी में, जैसे कि आपने अपना हिंदू देखा होगा कि कैटेगरी थी, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर उसके नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, जो हमने 4 वर्ण सिस्टम, वर्ण सिस्टम पढ़ा हुआ है ना कि इस तरीके से कैटेगरी होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेट में सबसे ऊपर क्लर्जी यानी चर्च में काम करने वाले पादरी हुआ करते थे। सेकंड में नॉबिलिटी यानी राजा और जो राजा के रिलेशन में हुआ करते थे वो सेकंड में एस्टेट में आते थे। और थर्ड एस्टेट में जो सब रह गए, चाहे वो स्मॉल पीजेंट है, लैंडलेस लेबर है, पीजेंट आर्टिजन है या बिग बिजनेसमैन है, मर्चेंट है, ऑफिशियल्स, लॉयर्स वगैरह सब आ जाते हैं थर्ड स्टेट्स में। तो तीन में सोसाइटी बटी हुई थी। अब हम सोचेंगे, हम पढ़ेंगे कि क्या ऐसी सिचुएशन बनी कि वहाँ पे चल क्या रहा था एक्चुअली में सोसाइटीज़ में, और सोसाइटी का जो ऑनर था वो कौन था। 1774 की बात है, जो बर्बन मतलब एक डायनेस्टी है, यानी जो फैमिली है उसके जो किंग थे कौन बनते हैं, फ्रांस के किंग कौन बनते हैं, लुई 16 बनते हैं 1774 में, यानी वो अपना सिंहासन संभालते हैं जब वो 20 ईयर्स के होते हैं। उनकी शादी किससे होती है, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से होती है उनकी शादी। अब जब वो ये अपना सेशन संभालते हैं उस टाइम पे जो किंग होते हैं वो, उनके लिए एक बैड लक ये होता है कि एम्प्टी रहता है ट्रेजर, यानी खजाना बिल्कुल खाली होता है। उसके बाद एक, ये खजाना खाली क्यों होता है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आता है, क्योंकि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली वॉर की वजह से जो उनके रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रांस के, वो ड्रेन्ड हो जाते हैं यानी ख़त्म हो जाते हैं। अब जो फ्रांस की लड़ाई किस किस से चल रही होती है, ब्रिटेन से तो चल ही रही थी, लेकिन साथ में क्या होता है उसके बाद, जब फ्रांस और ब्रिटेन की लड़ाई चलती रही तो उससे रिसोर्सेज तो ख़त्म होंगे ही ना, पैसा चाहिए होता है मेंटेनिंग करने के लिए सब कुछ। तो उसके बाद राजा और रानी को भी अपने पैलेस को, जो वर्सल्स का जो पैलेस है वो, उसको रख रखाव के लिए उसके मेंटेनिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती थी, तो उसके में भी खर्चा लगता था। ऊपर से इन्होंने क्या करा था, अमेरिका को हेल्प करी थी फ्रांस ने, लुई 16 ने फ्रांस जो अमेरिका की 13 कॉलोनीज थी इंडिपेंडेंट कराने में हेल्प करी थी, किससे, ब्रिटेन में। क्यों क्यों करी थी, क्योंकि ब्रिटेन को एनिमी है किसका, फ्रांस का। तो फ्रांस अमेरिका की हेल्प करता है ब्रिटेन से फाइटिंग करने में, क्योंकि फ्रांस का भी दुश्मन ब्रिटेन है, अमेरिका का भी दुश्मन ब्रिटेन है। तो अब जब ये हेल्प करता है तो वहाँ पे ये मतलब इस पे क्या हो जाता है, कर्जा चढ़ जाता है 2 मिलियन लिबर्स का, ये अमाउंट, मतलब उनकी वहाँ की वो है, पैसे हैं, उसको कहते हैं लिब्रा। तो इतना उनका लिब्रे का क्या चढ़ गया, उनके ऊपर कर्जा चढ़ गया। क्यों चढ़ गया स्टूडेंट, क्योंकि उन्होंने 13 कॉलोनीज को, अमेरिका की 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट कराने में, लड़ाई में साथ दिया था अमेरिका की कंट्री में। क्योंकि अमेरिका किसके कंट्रोल में था, ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन से आज़ादी दिलवाने के लिए फ्रांस ने हेल्प करी, क्योंकि दुश्मन दुश्मन दोस्त होते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक हुआ। अब जो लैंडर्स थे जिन्होंने उधार दिया था फ्रांस के राजा को, भाई ठीक है आप लड़ाई लड़ो, लेकिन अब वो जो क्रेडिट लिया उस पर 10% चार्ज लगाया लोन पे। 10% चार्ज देना मतलब सोचो कितना बड़ा काम होता है, कितनी बड़ा प्रॉब्लम होगी। फ्रेंच गवर्नमेंट ने was obliged to spend increasing percentage of its budget to interest payment alone। सोचो जो वो बजट था उनका फ्रेंच गवर्नमेंट का, सिर्फ एक कर्जे कर्जे को ही देने में कितना बड़ा पार्ट उनका चला जाता था, बाकी तो काम वो कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट कर्जे देने में ही जा रहा था ना, और वो भी बिना बात के, क्योंकि वो
अमेरिका अमेरिकन को हेल्प कर रहे थे। ये भी सोचो कि अपना तो कुछ काम नहीं हो रहा ना यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें, और रेगुलर एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा थे, जैसे मेंटेन करना आर्मी को, कोर्ट को, गवर्नमेंट ऑफिस को, यूनिवर्सिटीज़ को। तो यहाँ भी तो कंप्लीट करना था खर्चे। अब ये खर्चे कैसे पूरे करता राजा? तो उसने क्या करा, इंक्रीज कर दिए टैक्सेस। अब ठीक है, लेकिन उन्होंने इंक्रीज कर दिए टैक्सेस, लेकिन ये इनफ थोड़ी पड़ता। क्यों पूरा नहीं पड़ता स्टूडेंट? क्योंकि जो ये जो वो लगा रहे हैं मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट, वो पूरा नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, जो फ्रेंच सोसाइटी है 18th सेंचुरी में डिवाइड थी 3 एस्टेट में डिवाइड थी। और पे कौन करने वाला था? सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग पे करने वाले थे। तो आप खुद सोचो, जब ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले पैसे देंगे नहीं, ठीक है, और खर्चे इतने ज़्यादा हैं, राजा का भी अपना अलग खर्चा है, इनके भी खर्चे हैं, और ऊपर से बाहर भी पे करना है, मतलब लोन ले रखा है, और सिर्फ देने वाले कौन से हैं? ये लोग देने वाले हैं। इनकी ये जो पैसा देंगे उनसे ये सबके खर्चे पूरे होने वाले हैं। तो क्या पूरा पड़ सकता था? नहीं पड़ सकता था। तो यही था, लेकिन उसने टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी उनको ये इनफ नहीं पड़ने वाला था। अब यहाँ पे एक ऐसी सोसाइटी की बात करिए स्टूडेंट, जो फेडरल सिस्टम से बिलोंग करती है। जो अब ये फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम का मतलब होता है स्टूडेंट, यानी जिसके अंदर एक बहुत बड़े बड़े जागीरदार होते हैं ज़मीन के, राजा इनको अपने नीचे रखते हैं कि आप इसको संभालो। और ये जागीरदार के जो मालिक होते हैं, सामंत, क्या करते हैं? अपने नीचे पीजेंट्स को रखते हैं काम करने के लिए। तो ये एक फेडरल सिस्टम होता है। ये ओल्ड रिजिम का एग्जांपल है, यानी पुराने टाइम पे होता था, बिफोर 1789 से पहले की सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस की बात करिए कि फ्रांस में इस तरीके का एक सिस्टम था। अगर आपसे कोई पूछे, फेडरल सिस्टम था, ओल्ड रिजिम यानी पुराने टाइम की बात कर रहे हैं हम, और 1789 से पहले की बात। अगर आप देखेंगे सिस्टम को, जो स्टेट्स का है, सोसाइटीज़ जो ऑर्गेनाइज करती हैं, तो उसमें आप देखेंगे 90% जो पॉपुलेशन है वो क्या है? पीजेंट्स की है। लेकिन उसमें से भी जो आप देखेंगे, स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन द लैंड दे कल्टिवेट, उसमें से बहुत कम लोगों के पास अपनी ज़मीन हुआ करती थी, जो वो खुद की लैंड हुआ करती थी या फिर कल्टिवेट करते थे। अबाउट ऑफ 60% लैंड थी जो ऑन बाय द नोबल, चर्च या फिर थर्ड स्टेट के जो रिचर्स हुआ करते थे, उन लोगों के पास लैंड ज़्यादा होती थी। और जो मेंबर हो गए फर्स्ट 2 एस्टेट्स के, क्लर्जी हो गए या नॉबिलिटी, ये लोग एंजॉय करते थे सारे प्रिविलेजेस को बाय बर्थ। इनको सब विशेष अधिकार मिले हुए थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले लोगों को। इन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इनके लिए था क्या? एक्सेप्शंस फॉर फ्रॉम पेइंग टैक्स, इनको कोई भी स्टेट को टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। नोबल जो थे वो इंजॉय करते थे फेडरल प्रिविलेजेस, यानी वो सिर्फ वसूली का काम करते थे और इंजॉय करते थे सारे चीज़ों को। दीज इंक्लूड फेडरल ड्यूज़, यानी अपना किसान से क्या लेना? अपने ड्यूज़ निकलवाने थे, यानी जिस लैंड पे वो काम करते थे, और उनसे लगान लेना, वसूल करना। पीजेंट को भी कहना भी मानना पड़ता था उनका सारे। और जितनी भी रेंडर्ड सर्विसेज थी अपने लॉर्ड को देनी पड़ती थी। जो ये सामंत होते थे या नॉबिलिटी या क्लर्जी, कौन कौन सी? जैसे घर पे काम करना, खेत पे काम करना, आर्मी में काम करना, बिल्डिंग रोड बनाने में हेल्प करना, ये सारे काम करने के लिए वो ऑब्लिस थे अपने। ये जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों के सभी काम करते थे। अब जो चर्च है वो एक्सट्रैक्ट करता था अपना शेयर, यानी जो चर्च वाले थे जो अपना शेयर लेते थे किसानों से, उसे क्या कहता है? उसे कहा क्या जाता है? टिथित। यानी कितना होता था? 1/3, यानी पूरी प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का जितना भी गेहूं का मानो प्रोडक्शन हुआ है, 100 क्विंटल हुआ है, तो उसमें से 1/3 पार्ट जो है वो किसके पास चला जाएगा? चर्च वाले ले लेंगे। जैसे कि मानो हम अपने ब्राह्मण को दान में देते हैं, अपने पुजारियों को, प्रिस्ट जो होते हैं उन्हें दान में दे देते हैं, तो वो लोग ले लिया करते थे। और जो थर्ड स्टेट वाले थे, डायरेक्ट टैक्स जो पे करते थे, किसको करते थे? उसे कहा जाता था टाइल, यानी जो स्टेट्स को पे किया जाता था। एक तो हो गया चर्च को पे किया जाता था, एक स्टेट को जो पे किया जाता था उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स, यानी गवर्नमेंट के पास जा रहा है, और वो टाइल कहलाता था। और इनडायरेक्ट टैक्स भी लगाए जाते थे, यानी ये तो देने ही देने, उसके बाद जो वो कंज्यूम करेंगे, नॉर्मल चीज़ें जो हैं, सॉल्ट हो गई, टोबैको या और भी चीज़ें हैं, उन पे लिविल किया जाता था, यानी लगाया जाता था, और सभी आर्टिकल्स पे। तो ये डायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे। और जिनको हम कहते थे, चर्च को जो
पे करना पड़ता था तिथिस कहते थे, और जो स्टेट को पे करना पड़ता था उसको हम टाइल कहते थे। मतलब वहाँ पे सोसाइटी में इस नाम से टैक्स को बुलाया जाता था। बर्डन, लेकिन जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो स्टेट्स की होती थी उसे चलाने के लिए पे करने का किसके ऊपर, कंधों पे था ये सारा भार? सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों को। ध्यान रखना कि सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही देते थे। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ये आराम से बैठा हुआ है, उसको देख भी नहीं रहा है उसकी क्या हालात हैं, और वो जो पीजेंट है वो लाया है अपना शेयर देने के लिए, और यहाँ पे ये अपना जमा कर रहा है इसके अंदर। तो ये कि स्पाइडर की तरह शो करा हुआ है कि ये किस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहा है, और जो पीजेंट है वो एक फ्लाई है, वो मक्खी की जैसा है, जैसे कि उसके पास आया है। और फिर भी ये जो राक्षस की तरह दिखाया गया है कि इसको और चाहिए, इसका पेट नहीं भरता है। तो यहाँ पे एक दिखाया गया है एज ए स्पाइडर, जो दिखाया है सबसे बड़ा विशाल दिखाया है किसको, नोबिलिटी को। और जो हम देखेंगे जो एक किसान है उसे क्या बोला गया है, फ्लाई बोला गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी अपनी लाइफ को कैसे वहाँ पे जो लोग थे सरवाइव करने के लिए मजबूर थे, क्या सिचुएशन क्या चल रही थी। अभी सोसाइटी आपने पढ़ा है, अब पढ़ रहे हैं हम फ्रांस में कितना स्ट्रगल कर रहे थे लोग उस टाइम पे, कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे एक्चुअली में। पॉपुलेशन एक तो बढ़ गई थी, सबसे फर्स्ट रीज़न क्या है पॉपुलेशन का। 23 मिलियन से कितनी पॉपुलेशन हो गई, 28 मिलियन हो गई। उसके बाद रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। आप खुद सोचो, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड तो बढ़ेगी। तो अब डिमांड बढ़ने लग जाती है, एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। और पॉपुलेशन और डिमांड क्या है, दोनों को क्या हो पाता है, इक्वलिटी नहीं मिल पा रही है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है। यानी प्राइस ऑफ ब्रेड जो स्टेपल फूड है, यानी एक ज़रूरी है, बहुत तेज़ी से उसके प्राइस बढ़ गए हैं। जैसे कि भाई आपका डेली का अगर आप सोचें कि जो भोजन है वो भी आपको नहीं मिल रहा है, उसके प्राइस बढ़ गए हैं। क्यों? ये सोचो कि अगर 100 लोग लेने वाले हैं और 50 ही आइटम्स आपके पास हैं, तो आप कैसे 100 लोगों को दे सकते हैं? और जबकि वही ले पाएंगे ना जो उनको अफोर्ड कर सकते हैं। फिर मोस्टली जो वर्कर्स एम्प्लॉयर थे, लेबरर्स थे, वर्कशॉप में काम करते थे, उनकी वेजेस फिक्स हुआ करती थी। तो वो अब वेजेस जो उनकी है वो प्राइस के साथ मैच नहीं हो रही, क्योंकि वेजेस क्या है वो कम हो गए गए, तो वो कैसे लेंगे उस चीज़ को। गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइडन, पहले से भी ज़्यादा अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया, उनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये जो चीज़ें चल रही थी ये पहले से भी और भी ज़्यादा वर्ड्स कब हो जाती हैं, ख़राब कब हो जाती हैं, जब ड्रॉट और हेल हो जाता है, यानी ओले पड़ना या सूखा पड़ना, और जिसकी वजह से हार्वेस्ट ख़राब हो जाती है और जो प्रोडक्शन है वो और भी ज़्यादा कम हो जाता है। फिर तो समझो हाहाकार ही मच जाती है फूड के लिए, क्योंकि मैंने बोला ना अगर 100 लोग लेने वाले हैं और 50 आपके पास है, तो सोचो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। यानी लोग अपना बेसिक चीज़ भी नहीं ले पा रहे थे। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब ही होता है स्टूडेंट, यानी जब अपनी बेसिक नीड्स जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिल पा रही हैं, तो वो सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता है। समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजिम। ये जो बताया है फ्रांस के पुराने साम्राज्य की बात बताई है कि फ्रांस में ऐसा सिस्टम था, लेकिन पुराने टाइम पे 1789 से पहले की बात बताई गई है। ये जो दो वर्ड्स दिए इसका मतलब है कि ऐसी सिचुएशन जब लोग अपनी लाइवलीहुड को भी खतरे में मानते हैं, यानी उनका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाए। अनोनिमस मीन्स जब हम किसी के नाम को नहीं जानते हैं, एक अननोन नेम। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। अब ये सब चीज़ तो चल रही थी, लेकिन इसके होते चलते अब ऐसी कौन सी एक क्लास थी जो सामने आई उभर के, मिडिल क्लास जो है वो एक निकल के बाहर आती है, और क्या करती है वो इनविसेज एंड एंड टू प्रिविलेजेस, और वो ऐसे चीज़ों का जो कि जन्म से विशेषाधिकार लोगों को मिले हुए थे उनको ख़त्म करने में हेल्प करती है। तो हम देखेंगे जो पीजेंट हैं, वर्कर्स हैं, इन पास्ट पहले से ही वो तो पार्टिसिपेट करते थे, रिवॉल्ट करते थे अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्स और फूड सिकासिटी। यानी पहले से ही रिवॉल्ट तो हो रहे हैं, जो किसान हैं वर्कर्स हैं वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि या तो टैक्स बढ़ा देती थी सरकार, यानी मतलब जो लुइस है या राजा है उसने बढ़ाए थे जैसे टैक्स, या फिर फूड की कमी पड़ रही थी, सिकासिटी, उसकी वजह से देख रहे हो आप कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। बट दे लैक दैट मीन्स एंड प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। लेकिन जो ये लोग थे पीजेंट वर्कर्स, उनके
पास अगर हम देखें, अगर वो सोशल और इकोनॉमिक चेंज करना चाहें भी तो उनके पास बहुत कम प्रोग्राम या रिसोर्सेज थे, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो लिमिटेड के थे। तो ये जिम्मेदारी किसने ली? अब न्यू मिडिल क्लास ने ली इसकी, जो कि अब न्यू मिडिल क्लास उभर के आई है, बन के आई है। ये कौन है? ये एक मिडिल क्लास है जो थर्ड स्टेट का ही एक ग्रुप है, जो प्रॉस्पर्स है, रिच है, एजुकेटेड है और न्यू आइडियाज़ हैं इनके पास। अब ये रिच प्रॉस्पर्स कैसे बनी थर्ड स्टेट में से? क्योंकि जो 18th सेंचुरी में जो एक ग्रुप आया है निकल के, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं, ये इन्होंने अर्न करा है। क्या अर्न करा है? वेल्थ। और कैसे? क्योंकि जो ट्रेड करते थे, ओवरसी ट्रेड करते थे या मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स करते थे, लाइक वुलन, सिल्क, टेक्सटाइल। तो ये एक्सपोर्ट करना या ख़रीदना, यानी जो रिचर मेंबर्स थे सोसाइटी के, वो लोग इनसे ख़रीदते थे। तो इनके ख़रीदने और बेचने की वजह से जो इनको प्रॉफिट होता था, उसकी वजह से ये क्या इन्होंने अर्न करा, अपनी वेल्थ अर्न करी सोसाइटी में, और ये एजुकेटेड हुए और इनके अंदर एक नए आइडियाज़ आए। यानी एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चर थर्ड स्टेट इंक्लूड प्रोफेशन सच एज अ लॉयर। इनके साथ साथ, यानी मैन्युफैक्चर मर्चेंट्स के साथ साथ थर्ड स्टेट्स के अंदर और भी लोग थे, जैसे लॉयर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हो गए, ये सारे प्रोफेशनल्स के लोग भी आ रहे थे उभर के। और ये एजुकेटेड थे, ये विश्वास करते थे कि सोसाइटी के अंदर जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस हैं वो नहीं होने चाहिए। इसके अलावा क्या होने चाहिए? यानी पोजीशन मेरिट से डिसाइड होनी चाहिए। यानी जो आइडिया इन्विसेजिंग हो रहे हैं सोसाइटी में, बेस ऑन फ्रीडम एंड इक्वल के बेस पे होना चाहिए, यानी इक्वल लॉ होना चाहिए और फ्रीडम होनी चाहिए। यानी क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये आइडियाज़ थे सोसाइटी के अंदर। अब किस बेस पे? फ्रीडम पे और इक्वल लॉ के अकॉर्डिंग। और अपॉर्चुनिटी सबको ही बराबर होनी चाहिए, ये नहीं कि मतलब जो रिच हैं उनको ही सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। अब ये सारे आइडियाज़ को, जो ये न्यू आइडियाज़ न्यू मिडिल क्लास के पास आ रहे थे, तो ये किससे इंस्पायर हो रहे थे? ये बहुत सारे फिलोसफर से इंस्पायर्ड थे। जो उनके आइडियाज़ थे, उनसे ये लोग इंस्पायर थे, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड थे। तो अब फिलोसफर कौन कौन से? जॉन लॉक और जीन जैक रोशियो। अगर हम देखें ये जो फिलोसफर थे, इनकी जो बुक है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है स्टूडेंट, आपको नाम भी ध्यान रखना है, इनकी बुक भी ध्यान रखनी है। तो अगर हम देखेंगे, पहले जॉन का देखेंगे। जॉन लॉक ने कौन सी बुक लिखी थी? द ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। और इसमें बताते हैं कि जो राजा अपने आप को सोचता है कि भगवान ने मुझे, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन, अपने आप को सोचते हैं, रिफ्यूट करते हैं, वो उसका खंडन करते हैं। यानी जो फिलोसफर हैं उस चीज़ को रिफ्यूट करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एक देवी का वरदान है या भगवान ने हमें दी हुई है ये शक्ति, और जो उनके एब्सोल्यूट राइट्स हैं, निरंकुश जिस पे अंकुश ही नहीं लगा हुआ है, जो वो राइट्स हैं मुनार के, वो ख़त्म होने चाहिए। मतलब ये जो फिलोसफर थे, लॉक, ये कहते हैं, जॉन लॉक अपनी बुक में कि जो मतलब अपने आप को राइट्स दे रखे हैं मोनार्क ने, और जो बताते हैं कि हमें भगवान ने अपने आप को बताना, या भगवान ने हमें ये अधिकार दिए हैं, ये नहीं मतलब होने चाहिए। और रोशियो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहते हैं, जो उनकी बुक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कहते हैं वो इक्वल वोटिंग और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। यानी एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव हो। उसके बाद कहते हैं, मॉन्टेस्क्यू कहते हैं द स्पिरिट ऑफ द लॉ में, दैट मीन्स एक ऐसा डिवीज़न होना चाहिए पावर का गवर्नमेंट के साथ, यानी लेजिस्लेटिव होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए, जुडिशरी होनी चाहिए। तो ये सारे जो फिलोसफर्स हैं जो अपनी फिलॉसफी बताते थे, तो इनसे मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, उनके बातों को सुनती थी, पढ़ते थे। तो इसलिए उनको समझ आने लगा था कि जो ओल्ड रिजिम बना हुआ है, यानी जो राजाओं का सिस्टम चला आ रहा है, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट इंजॉय कर रहे हैं सारे प्रिविलेजेस, वो नहीं होने चाहिए। इसलिए अब जो ये न्यू मिडिल क्लास आई थी, वो अब क्या कर रही थी? आवाज़ उठा रही थी कि नहीं, अब ये हम आपके चीज़ों को नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेजिस्लेटिव यानी जहाँ लॉ बनाए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव यानी जो उन्हें फॉलो करते हैं, जैसे किंग हो गया, और
जुडिशरी में यानी जो कोर्ट दरबार जो लगते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर हम मॉडर्न टाइम में देखें, लेजिस्लेटिव जो कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अ लॉ बनते हैं, एग्जीक्यूटिव जैसे कि पुलिस हो गई, पीएम हो गई, जो कि उसको फॉलो करते हैं। जुडिशरी जो कोर्ट है, अगर वहाँ पे कुछ गलत होता है तो जाके हम उसको हमें न्याय मिल सकता है। तो ये किसने आइडिया दिया है? मॉन्टेस्क्यू। तो ये आपको तीन नाम याद रखने हैं किस किस का। जॉन लॉक का, उनकी बुक ध्यान रखनी है। टू टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जिन्होंने किसको खंडन किया था, रिफ्यूट किया है? डॉक्ट्राइन एंड द डिवाइन एंड ऑब्सोल्यूट राइट्स को। और जीन जीन जॉक्स रशियो ने क्या बोला है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी इक्वल वोटिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। मोंटेस्क्यू ने बोला है द स्पिरिट ऑफ लॉ में डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए, यानी पावर का अपने अपने में बटी होनी चाहिए, किसी एक के पास नहीं होनी चाहिए। इसी मॉडल को अडेप्ट करते हुए यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो अडेप्ट करती है, और जब वो 13 कॉलोनीज को डिक्लेयर कर देती है इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन से जब ये फाइटिंग जीत जाते हैं, अपनी 13 कॉलोनीज को फ्री करवा लेते हैं, तो अपने यहाँ पे वो इसी तरीके के मॉडल को सेटअप करते हैं और गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन सेट करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो एक मॉडल के रूप में आता है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वो गारंटी देता है कि इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए, सबके व्यक्तिगत अधिकार होने चाहिए, उनको इम्पोर्टेंट मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं फ्रांस के, वो ये सब सोच रहे हैं कि कितना मतलब अच्छा है जब वो देखते हैं कि हाँ अमेरिका में ये सब चीज़ें फॉलो हो रही हैं। तो ये आइडिया जो फिलोसफर्स के डिस्कस किए जाते थे, कहाँ पे? सैलून में या कॉफ़ी हाउसेस में बैठ के लोग इन चीज़ों पे चर्चा करते थे, बुक पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड, बोल बोल के भी पढ़ते थे। जो लोग उनके लिए फ़ायदा हुआ करता था, जो लोग पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो बुक जब लोग जोर जोर से पढ़ते थे या न्यूज़पेपर पढ़ते थे, न्यूज़ पढ़ते थे, तो सुन के भी लोगों को नॉलेज होती थी। तो ये जो आप न्यूज़ देख रहे हैं लुई 16 की, जो उसने प्लान बनाया था कि वो टैक्स बढ़ा देगा और एक्सपेंसेस को पूरे करेगा, तो लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है सिस्टम से, और खासकर उनके जो प्रिविलेजेस हैं जो कि अभी चले आ रहे हैं, उनके विशेषाधिकार। तो ये किसको नॉलेज हो रही है? ये न्यू मिडिल क्लास है, और जो कि समझ आने लग गया है उनको, क्योंकि वो फिलोसफर्स के आइडियाज़ से अब उनको नॉलेज हो गई है। तो ये जो नई मिडिल क्लास है, जो पहले प्रॉस्पर्स बनी, फिर एजुकेटेड बनी, फिर न्यू आइडियाज़ इनको मिले, और न्यू आइडियाज़ होने की वजह से इन्होंने प्रोटेस्ट करा। किसके अगेंस्ट? क्योंकि राजा ने टैक्स बढ़ा दिए थे, उसके अगेंस्ट अब ये प्रोटेस्ट करेंगे। और हम देखेंगे किस तरीके से उसके बाद एक रेवोल्यूशन की स्टार्ट होती है, किस तरीके से सोसाइटी में अब जो है सिचुएशन चेंज होगी। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग अब यहाँ से होती है। यानी अभी तक आप देख रहे थे कि समाज कैसा था और किस तरीके के विचार के लोग थे, लेकिन अब चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। जैसे कि न्यू मिडिल क्लास को आपने देखा कि अब वो पढ़ लिख चुके हैं, अमीर हो चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको समझ आने लगी, और किसके हेल्प से? फिलोसफर्स की हेल्प से उन्होंने ये चीज़ को समझा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।